जो पहले चरण का मतदान है वो पिछले चुनाव के मुकाबले कितना रहा। यानी कि जो पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें जो वोटिंग हुई थी उसके मुकाबले इस बार मतदान कम हुआ या ज़्यादा हुआ। ये भी एक बड़ी बात है कि इस चुनाव में सीटें जो हैं उसमें कौन सी ऐसी सीट हैं जहां पर मतदान ज़्यादा हुआ या कम हुआ। पहले तो ये आंकड़े देख लीजिए कि 2019 में 70% हुई थी वोटिंग और इस बार 2024 में अब तक जो आंकड़े आए हैं वो 61% है। लेकिन आपको ये बता दें कि ये फाइनल आंकड़े नहीं हैं, ये इस समय जो आंकड़े आ रहे हैं अभी और भी नंबर्स आते जाएंगे, पर अब तक के जो नंबर्स आए हैं उसके मुताबिक ये 61% वोटिंग है। आगे बढ़ते हैं और आपको दूसरा जो बड़ा सवाल आप सबके जहन में होगा वो देखते हैं कि सबसे ज़्यादा मतदान जो है वो किस राज्य में हुआ, सबसे कम मतदान किस राज्य में हुआ, कहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा उत्साह में थे वोटिंग के लिए। तो ये देखिए कि जो सबसे ज़्यादा मतदान है वो महाराष्ट्र में हुआ है और पश्चिम बंगाल में हुआ है, और जो सबसे कम मतदान रहा है वो किस राज्य में है, ये बिहार है। 47.9% बिहार, जो कि पॉलिटिकली इतना ज़्यादा सजग और जागरूक है, उस राज्य में लोगों में ये दिख रहा है कि ज़्यादा उत्साह नहीं रहा चुनाव में निकलकर वोट डालने का। और तीसरा जो चुनाव है वो तीसरी जो बड़ी बात है वो ये है कि सबसे ज़्यादा मतदान किस सीट पे हुआ और सबसे कम किस सीट पर हुआ। तो देखिए कि जो सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है वो त्रिपुरा पश्चिम में हुई है। 80% मतदान त्रिपुरा पश्चिम में है। और सबसे कम कहाँ है? सबसे कम बिहार के नवादा, बिहार जहां पर लोग पहले ही कम निकले वोट करने के लिए, उसमें भी नवादा में 43.2% है सिर्फ, जो कि औसत जो आया है 61% उससे कहीं कम है। तो ये है इस वक्त की कुछ 3 बड़ी बातें जो आप सबके जहन में होगा कि कितना चुनाव हुआ, कहाँ ज़्यादा कहाँ कम। लेकिन इसके साथ साथ इसी से निकलते हैं कुछ सवाल भी, और वो भी आपको इस ग्राफिक के जरिए हम दिखा दें कि क्या बड़े सवाल हैं। 7 बड़े सवाल जो हम इस शो के दौरान जिस पर चर्चा करेंगे। क्या तमिलनाडु में बीजेपी बाजी पलटेगी? ये एक बड़ा सवाल है, खास करके तब जब बहुत ज़्यादा फोकस रहा है साउथ पे। और एक सवाल ये भी है कि महाराष्ट्र में सहानुभूति जो है वो किसके साथ है, किसके साथ इस वक्त महाराष्ट्र की जनता सिंपैथेटिक है। तीसरा सवाल है कि क्या बिहार में नीतीश कुमार की वापसी से, जो एक तरह से उनकी घर वापसी हुई है, उससे बीजेपी को कोई फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत अहम है। और ये भी देखिए कि वोटिंग परसेंट वहां कितना कम रहा है अभी फर्स्ट फेज में, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। चौथा सवाल देख लेते हैं कि क्या एक बड़ा सवाल इससे उठता है कि आरएलडी से गठबंधन का बीजेपी को फायदा मिलेगा क्या? जो गठबंधन आरएलडी से किया है उससे क्या हासिल हो रहा है बीजेपी को? अगला सवाल, राजस्थान में जो चीफ मिनिस्टर बदले गए उससे क्या राजस्थान का जो रिवाज रहा है अब तक उसमें कोई बदलाव नजर आता है? एक सवाल ये भी उठ रहा है आज के बाद। आपको अगला सवाल दिखाते हैं हम ग्राफिक के जरिए, जिस पर हम चर्चा करेंगे। इस दौरान मोदी पर बंगाल की ममता होगी या फिर दीदी को ही हाँ जी कहेंगे लोग? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बंगाल बहुत क्लोजली वॉच्ड रहा है। और आखिरी सवाल, एक बड़ा सवाल, कि क्या बीजेपी पूरा कर पाएगी अपना मिशन 370? तो ये सबसे अहम सवाल है जिस पर अलग अलग लोगों का अलग अलग आकलन है। जो कुछ बड़े सवालों की मैंने बात की इस शो के शुरुआत में, उस पर चर्चा के लिए इस समय मेरे साथ स्टूडियो में हिलाल अहमद हैं, एसोसिएट प्रोफेसर CSDS। मनीषा प्रेम हमारे साथ जुड़ रही हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और साथ ही हमारे साथ हैं संदीप शास्त्री, राजनीतिक विश्लेषक। तो जो एक सवाल हमने एक पूछा शुरुआत में ही कि जो वोटिंग परसेंट अभी तक जो आया है वो कुछ कम नजर आता है 2019 के मुकाबले। मनीषा जी, कुछ शुरुआती टिप्पणी इस पर? देखिए, 2019 के तुलना में ये कम है। और सबसे जो अभी आपने राज्यवार जो फिगर्स दिखाए उसमें बिहार का कम होना जो है वो चौंकाता है आपको? बहुत चौंकाता है, क्योंकि ये चारों सीटें जो हैं वो भाजपा और उसके गठबंधन के सहयोगियों के पास हैं, और ऐसी उम्मीद की जाती थी कि इस चुनाव में भी बहुत अच्छा करेंगे। नवादा जो सीट की पहले एलजेपी के पास थी, चंदन सिंह, सूरजभान सिंह बाहुबली के बेटे थे, उनको हटा के ये सीट अब विवेक ठाकुर जी के पास है। और बहुत महत्वपूर्ण नेता हैं वो, डॉक्टर CP ठाकुर के लड़के भी हैं।
वहीं गया की सीट जो है वो उनके सहयोगी हम के साथ है, जीतन राम मांझी जी, जो मुख्यमंत्री भी रह चुके पूर्व में नीतीश जी के साथ, और दलित छवि भी हैं एनडीए गठबंधन के। उसके साथ साथ जमुई जो पारंपरिक सीट चिराग पासवान का था, वहां उनके ब्रदर इन लॉ खड़े हैं, और औरंगाबाद जहां से सुशील सिंह बीजेपी के लिए रिपीट कर रहे हैं। तो एक तरह से पूरे के पूरे घर की सीटें थी, और मुझे थोड़ा सा ताजुब हो रहा है कि बीजेपी जो मोबिलाइज करने में और लोगों को घरों से निकालने में काफी आगे रहती है। तो ये बात चौंकाने वाली जरूर है, और मत प्रतिशत जो कम है इनका मायने अलग अलग है अलग अलग राज्यों में, लेकिन बिहार के लिए चौंकाने वाला जरूर है। आपने बिहार की जो बात की उसी से जुड़ा हिलाल, जो मनीषा जी जैसा कह रही हैं कि चौंकाने वाली बात है, और हमने जो एक सवाल पूछा था कि नीतीश कुमार की घर वापसी बीजेपी के साथ में क्या बीजेपी के लिए फायदेमंद होगी, तो ये जो आंकड़े दिखते हैं अभी तक, अब पहला फेज है लेकिन वोटिंग परसेंट कम है, कोई इंडिकेशन इससे लगता है लोग निकले नहीं बाहर? खुद ही कह रही हैं कि बहुत जल्दी हम इस पे किसी खास निष्कर्ष पर तो नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन एक चीज है, राजनीति में तार्किकता को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और वो तर्क ये है कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से इंडिया गठबंधन की शुरुआत की और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने यू टर्न लिया, उसका तर्क क्या है? वो तर्क बोझिल कर देता है उस समय में जब आप प्रचार के लिए जाते हैं और जब आप मोबिलाइजेशन पॉलिटिक्स करते हैं। तो एक बहुत बड़ा कारण ये है कि उसमें तार्किकता का अभाव आ जाता है, और ये हर एक स्तर पर होता है, केवल ये हमारी आपकी बातचीत नहीं होती। जब नीचे के कार्यकर्ता के पास आप जाते हैं तो उसके पास में सवाल उसके मुंह पर खड़ा होता है कि वो जवाब कैसे देगा। जो बीजेपी के खिलाफ था भी, अब वो बीजेपी के साथ है, तो उस गठबंधन में कार्यकर्ता के पास में तर्क नहीं होते हैं। और एक बहुत बड़ा कारण है जो मनीषा जी कह रही हैं कि इसमें बीजेपी क्योंकि बहुत इस मामले में उनका मोबिलाइजेशन ज़बरदस्त है, यानी बूथ तक लाने की जो उनकी प्रक्रिया है वो हमेशा और पार्टियों से अच्छी होती है। तो कहीं ना कहीं पर तार्किकता के अभाव का भी एक परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। और दूसरी बड़ी बात जो होती है और इस बार सब चर्चा कर रहे हैं वो सदन पुश की, बीजेपी तमिलनाडु में क्या बाजी पलट पाएगी, ये सवाल था। संदीप जी, एक बार आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि बिहार की हम बात कर रहे थे, पर तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में खासकर जो साउथ पुश इतना ज्यादा है, क्या बीजेपी अपनी इस पूरे कोशिश से, मेहनत से, एफर्ट से इस दफा अंदाजा लगता है कि कोई बात बन सकती है, बाजी पलट सकती है? प्रयत्न तो जरूर जारी है। आप तमिलनाडु के फिगर्स देखें तो देयर इज दूसरे सोर्सेस से ये आ रहा है कि तमिलनाडु में एक्चुअली 62% से ज्यादा वहां पे वोटिंग हुआ है। और जैसे आप हम दिखा रहे हैं आंकड़े, वो अभी फाइनल नहीं है, लेकिन 2019 के मुकाबले कम अभी तक दिख रहा है। अगर 2019 में 72% और अभी डिफरेंस शायद 1% कहा दिख रहा है यहाँ पे, ये मुझे लगता है इतना नहीं होगा, थोड़ा कम होगा। और अगर इस बार 71 हो गया है, अभी आप फिलहाल बता रहे हैं, ठीक, वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, ये इसी पास्ट रिसर्च में कुछ ये दिखाता नहीं है कि अगर वोटिंग परसेंटेज कम है तो रूलिंग पार्टी को सपोर्ट होता है, या अगर वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हो तो ऑपोजिशन को सपोर्ट होता है। ऐसे कोई ठोस एविडेंस तो आपको मिलेगा नहीं। लेकिन लेस वोटिंग परसेंटेज का ये एक एस्टिमेट तो हम करते हैं कि द एक्साइटमेंट और इंटरेस्ट ऑफ द वोटर्स उतना नहीं था। कमिटेड वोटर्स जरूर वोट करने गए होंगे, और जिन लोगों को आप अट्रैक्ट नहीं कर सके, दे आर द वंस हु मे हैव बीन अनडिसाइडेड। सो कमिटेड वोटर्स जरूर बूथ को गए होंगे, एंड अनकमिटेड वोटर्स को आप बूथ में ले आने में थोड़ा असफल रहे होंगे। यही ये आंकड़े मुझे लगता है दर्शाता है। और आगे देखना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज देखना पड़ेगा कि कहाँ कम हुआ है, कहाँ ज्यादा हुआ है। अगर कोई ठोस टिप्पणी इस पे हमें करना पड़ेगा। हिलाल, इसमें आप जोड़ना चाह रहे थे कुछ? संदीप भाई की बात बिल्कुल सही है। संदीप भाई जो कह रहे हैं कि एक अगर आपका वोटिंग परसेंटेज कम होता है तो इतना तो तय है कि जो आपका कमिटेड वोटर था वो आप तक आया, लेकिन कमिटेड वोटर से चुनाव नहीं जीता जाता। इसलिए इस पर कोई ठोस बात करना इस समय में मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि आप जो 3 तरह के वोटर आमतौर पर होते हैं, कमिटेड वोटर है, एक वो है जो सिंपैथाइजिंग वोटर है, और तीसरा वोटर वो है जो कि फ्लोटिंग वोटर है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि कमिटेड वोटर ने तो वोट डाला अपनी पार्टी को, लेकिन जो सिंपैथाइजर था या जो फ्लोटिंग था जिसको आप अट्रैक्ट कर रहे थे, वो आप उस तक नहीं पहुंच पाए। तो जो तार्किकता वाली बात मैं कह रहा था, खासतौर से बिहार के संदर्भ में मनीषा जी ने जिसकी शुरुआत की थी, वो बहुत अहम हो जाती है। लेकिन जो आपका सवाल था वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि दक्षिण में और खासतौर से तमिलनाडु में जो सिचुएशन है उसमें बीजेपी कैसे अपना इनरोड बना। ये तो तय है कि बीजेपी ने मेहनत तो काफ़ी की है, लेकिन अलायंस जिस तरह का बीजेपी का बना है उसमें 4 तरह की चुनौतियां बीजेपी को हैं तमिलनाडु के खास संदर्भ में जी। पहली है सामाजिक न्याय की राजनीति। तमिलनाडु में अपनी सामाजिक न्याय की राजनीति रही है, उसको क्या बीजेपी की सामाजिक न्याय की राजनीति बदल पाएगी या कोई तार्किकता उस स्तर पर आई है? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। दूसरी बात यह है कि वो है भाषा का सवाल। हम इसको अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, जो बहुत कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी उसको लाने की, लेकिन भाषा का सवाल अहम सवाल है और उससे पूरी राष्ट्रीयता का सवाल, तमिल राष्ट्रीयता का, वो रहता है। एक बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने ये भी है। तीसरी चीज़ ये है कि तमिलनाडु पहला और सबसे सशक्त राज्य है जो ये कहता है कि यूनियन ऑफ इंडिया है। तो जो फेडरलिज्म का या संघवाद का जो चुनौती है, वन नेशन वन कंट्री वाली जो बात है, उसकी चुनौती भी बीजेपी के सामने है। और चौथी चीज है वो है थिएटर। तमिल पॉलिटिक्स का अपना एक थिएटर रहा है और उसमें बीजेपी जिस तरह का थिएटर करती है उसकी संभावना बनेगी या नहीं बनेगी, ये देखने वाला है। तो ये 4 चीजें ऐसा मुझे लगता है कि जो चुनौतियां हैं बीजेपी के सामने, वो कितना कर पाएंगे अभी कहना मुश्किल है। मनीषा जी, चुनौती ये है, ये तमाम चुनौतियां बड़ी हैं। भाषा की एक बहुत बड़ी चुनौती है। पॉपुलैरिटी हर जगह नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मोदी की काफी ज्यादा है, लेकिन शायद साउथ या तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पर इस पर अभी भी सवालिया निशान है। नहीं, तमिलनाडु में देखने वाली बात यह है कि तमिलनाडु 60 के दशक से, जब से कांग्रेस के भी बहुत कद्दावर मुख्यमंत्री वहाँ रहे, CN अन्नादुराई रहे, कामराज नादर का नाम सब लोग जानते हैं, और एक वेलफेयर की, कल्याणकारी नीतियों की, भारत का अगर कहिए तो कुछ राज्यों में जहाँ सोशल डेमोक्रेसी स्थापित हो गई 60 के दशक तक आते आते, तमिलनाडु उनमें अग्रणी था। और उस पर 60 के दशक के अंत के बाद DMK और AIADMK ने मिलकर के सामाजिक न्याय के ऊपर एक फिल्मी तड़का लगाया, और दोनों ही दलों में जो मुखिया थे वो फिल्मों के बहुत बड़े नायक थे। तो ये समझने वाली बात है कि वहाँ एक रीजनल कैपिटलिज्म इमर्ज कर रहा था, एक रीजनल आइडेंटिटी इमर्ज कर रही थी, जिसमें कि फिल्मों के नायक होने के इर्द गिर्द ये बात जो है वो जमी। लेकिन अब जब फिल्म के नायक जो मुख्य थे उनका अब देहांत हो चुका है, तो एक थकान सी उस राजनीति में लीडरशिप के स्तर पर तो जरूर है। उस वैकेंसी को बीजेपी ने वहां अपनी सेंध मारने की कोशिश की। किसी राजनीतिक दल का काम वास्तव में यही होता है, उन्होंने भी ये किया। और बीजेपी का भी यहां आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि वो भी गठबंधन में जा रहे थे, तो पूरे की पूरी तरह बीजेपी, जो कि द्रविड़ पॉलिटिक्स और जस्टिस की पार्टी और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट से अपने आप को अलग समझता है, उसके आलोचकों में से है, उसके भी कांधे में कांधा मिला के चलने के लिए उसको वहां के स्थानीय लोगों को, जो इस रस में बिल्कुल रसात तुले हुए हैं, उनके साथ ही चलना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं अगर वोटिंग परसेंटेज इस तरह से कम है और बीजेपी का प्रदर्शन क्या होता है वो हम देखेंगे, लेकिन रूरल वोटर्स तक पहुंचने में मुझे लगता है कि बीजेपी को अभी भी बड़ा चैलेंज है। तो परसेंटेज कहां रहेगा, कितनी सीटें आएंगी, ये तो बाद की बात है, लेकिन लो परसेंटेजेस ये दिखलाते हैं कि बीजेपी ने एक इंटरेस्टिंग एफर्ट किया है, लेकिन बहुत आगे जाने की संभावनाएं जो है शायद अभी नहीं हो। जी, अब जैसे ये जो हम आंकड़े बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि प्रोविजनल है ये, अभी ये फाइनल आंकड़े तो है नहीं, अभी पहली दौर की वोटिंग हुई है और अभी भी नंबर्स आ ही रहे हैं। लेकिन साउथ की हमने बात की, तमिलनाडु की बात की, तो वो जो एक बड़ा सवाल था ना कि बीजेपी का जो मिशन है, मिशन 370, मैं उसके ऊपर सवाल इसलिए पूछना चाहती हूँ कि ये जो 370 सीट जीतने का मिशन पूरा करना है, तो फिर पहले फेज की जो 77 सीटों में से 64 सीटें जीतनी होंगी, क्योंकि बीजेपी जो है वो 77 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कुल सीटें पहले फेज में 102 हैं, लेकिन बीजेपी 77 पे यानी 77 पे लड़ रही है। तो जो स्ट्राइक रेट होनी चाहिए बीजेपी की वो 83% होनी चाहिए। तो क्योंकि बीजेपी 77 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, और अगर आप पिछली बार की बात करें 2019 की, तो बीजेपी की जो स्ट्राइक रेट थी वो 67% थी। तो ये देखना होगा कि इस बार जो बीजेपी है वो अपनी स्ट्राइक रेट क्या इस दर्जे बढ़ा पाएगी 370 के लाना, आपको क्या लग रहा है? अभी बीजेपी ने तो 370 हटाया है, तो देखते हैं कि वो चुनाव में क्या करती हैं।
और आप मुझे कितना भी वहां तक ले जाऊंगी, मैं नतीजों तक नहीं आऊंगी। क्योंकि एक बात जो मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने हमें कहा है कि रिजल्ट्स की तरफ मत ले जाइए, और आज जो मतदान हुए हैं उनकी चर्चा हम जरूर करेंगे, लेकिन आने वाले चरण अभी बाकी हैं और 3 महीने तक हमें राजनीतिक सूझबूझ का खेल तो खेलना है, लेकिन मतों का जो निष्पक्ष अधिकार है उस बाउंड्री वॉल को मैं लांघने का काम मैं नहीं करूंगी। और हम जो अभी आपको ग्राफिक दिखा रहे थे उसमें भी कांग्रेस और बीजेपी की जो स्ट्राइक रेट 2019 में रही है लाल, वो भी अगर आप देखें तो डिफरेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन बीजेपी को जो अपना स्ट्राइक रेट है उससे भी आगे जाना ही पड़ेगा। इसलिए ये बात हो रही है कि क्या ये स्ट्राइक रेट बढ़ पाएगी। इस ग्राफिक के जरिए देखते हैं कि 2019 के चुनावों में पहले फेज में बीजेपी की स्ट्राइक रेट 67% थी और पूरे चुनाव में स्ट्राइक रेट 69% थी। और इसी तरह पहले फेज में पिछली बार कांग्रेस की स्ट्राइक रेट 23% और पूरे चुनाव में सिर्फ 12% स्ट्राइक रेट कांग्रेस की थी। तो आज जब वोटिंग हुई तो ये इस बात पे सबकी नजर है कि वोटिंग बढ़ती है या घटती है। तो ये जो वोटिंग घटने बढ़ने से क्या असर पड़ता है? नहीं, ये स्ट्राइक रेट वाला जो आपका आंकड़ा है दिलचस्प है, और इसको हम, जैसा मनीषा जी कह रही हैं कि हमको बहुत जल्दी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए, और इसीलिए हम अक्सर ये बात करते हैं कि जो निर्वाचन क्षेत्र है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ पर राजनीति कैसे हो रही है। और इसमें एक बहुत दिलचस्प चीज़ जो आगे जब निष्कर्ष आएंगे तब आएगी, वो ये कि बीजेपी का अभी तक का डिसेंट मैनेजमेंट बड़ा ज़बरदस्त है। चाहे वो ऊपर के स्तर पर देखा जाए या नीचे के स्तर पर, जो उनका सर्कुलेशन है वो इतना दिलचस्प है कि ये भी हो सकता है कि आप मंत्रियों और कर एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं जी। तो इसका मतलब जो विनेबिलिटी फैक्टर है, बीजेपी उसको लेकर चलती है। तो क्या उस स्ट्राइक रेट के साथ में विनेबिलिटी चल पा रही है, नहीं चल पा रही है, ये नतीजे बताएंगे। और अभी तक का अगर सिर्फ जैसे इससे जो संदीप भाई भी कह रहे थे कि इस जो आंकड़ा अभी तक हमें सिर्फ मिला है 61% का जी, उससे हम स्ट्राइक रेट का आकलन नहीं कर सकते। बिल्कुल। लेकिन ये जो वोटिंग है ना कि कितने लोग निकले, जो परसेंट टर्नआउट है, वो सवाल इसलिए है मैं क्योंकि क्या उससे संदीप जी ये किसी तरह का कोई एक ट्रेंड पता चलता है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके लिए लोग उदासीन हैं या उत्साह में हैं, जो सिटिंग एमपी है उसके बदलने की नौबत आती है कब? क्यों हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ये ग्राफिक आप देखिए कि पिछले चुनाव के फेज 1 में जिन 79 सीटों पर 2014 के मुकाबले ज्यादा वोट हुआ, वहां पर विजेता पार्टी 43 सीटों पर हार गई, और जिन 23 सीटों पर कम मतदान हुआ वहां पर 2014 की विजेता पार्टी 2019 में 18 सीटों पर हार गई। संदीप जी, इससे कुछ ट्रेंड समझ में आता है क्या? इसमें ट्रेंड ये समझ में आता है कि जो वहां पे एमपी था, जहां कम वोटिंग हुआ वो हारे, जहां ज्यादा वोटिंग हुआ वो जीते। पर यहाँ ये बात स्पष्ट नहीं होता कि वो कौन से पक्ष के थे, वो रूलिंग पार्टी था या ऑपोजिशन था। मैं एक और छोटी बात इस स्ट्राइक रेट पे ऐड करूंगा। मैं मनीष जी का और हिलाल भाई का दोनों का मत मैं पूरी तरह से मानता हूं। उसमें एक मैं जोड़ूंगा, आप स्ट्राइक रेट को फेज वाइज लें तो थोड़ा वो मुश्किल रहेगा, वो आपको ठीक एक चित्र उससे नहीं मिलेगा। स्ट्राइक रेट को आप राज्य के हिसाब से आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्राइक रेट हम नॉर्मली एक राज्य की कैलकुलेट करते हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ एक राज्य है जिसका पूरा चुनाव आज हो चुका है, लेकिन अलग अलग राज्यों में केवल कई कम सीटों का एक चुनाव आज हुआ है। सो स्ट्राइक रेट पे हमें थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्राइक रेट कैलकुलेशन हमें स्टेट के आधार पे करना चाहिए, और फेज के आधार पे करें तो वहां पे थोड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि आप देखिए, एक और छोटी बात बताऊंगा मैं, हमने कांग्रेस का स्ट्राइक रेट काफी कम बताया, शायद 12% या कुछ हमने दिखाया, लेकिन एक ध्यान में रखिए कि आज के सीट्स में कांग्रेस से ज्यादा कांग्रेस के एलाइज भाग रहे थे। कांग्रेस के एलाइज का सीट ज्यादा इंपॉर्टेंट, का वोट शेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो तमिलनाडु में ज्यादा कांग्रेस का एलाइज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो शायद जब आप तुलना भी करें तो तुलना एनडीए और ऑपोजिशन अलायंस के बीच करें तो मुझे लगता है ज्यादा सार्थक रहेगा और हमें ज्यादा रियलिस्टिक पिक्चर उसमें मिल सके।